आदरणीय मंच को मेरा नमन। मेरा नाम है रोशनी And my name is Parul. हम यहाँ आए हमारे मेहमान, उपस्थित गुरुजनों एवं सभी विद्यार्थियों का सहृदय अभिवादन करते हैं। Have a warm welcome to all. आज हम सब यहाँ एक विशेष कार्यक्रम के लिए एकजुट हुए हैं। इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी है कि हमारे बीच मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और प्रिंट एवं टीवी मीडिया के जाने माने चेहरे श्री विराग गुप्ता। करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर स्वागत कीजिए विराग गुप्ता जी का। महोदय, आपका आपके IIMT परिवार में बहुत अभिनंदन है। First of all, I would like to thank the respected DG Professor Ankur Johari sir, Director of College of Management Amit Rai sir, Director of College of Law Dr. Sanjay Singh sir, HOD of Law Department Atul Chaudhary sir, Dean of Law Department Professor VK Yadav sir, Dean of JMC Department Vikas Mishra sir, HOD of JMC Department Dr. Vaibhav Upadhyay sir, all the faculty members and all my dear friends to attend the session. We have Shri Virag Gupta sir as our chief guest here. Mr. Virag Gupta is a Supreme Court advocate and a well-known name in the print and TV media. He has been honored by the Chief Justice of Supreme Court on the occasion of Constitution Day for the last 9 years. His articles on Constitution, governance, cyber and contemporary issues are regularly published in major newspapers of the country. He is the founder of CASC think tank, through which important work has been done in the field of legal reform and governance. The CASC team has made several contributions towards several important tasks such as safety of women and children in digital world, regulation of e-commerce, use of social media in elections, like telecast of court hearings, etc. Thank you, sir, that you have come here and joined our IIMT family. यहाँ उपस्थित डायरेक्टर जनरल साहब, हमारे प्रोफेसर अंकुर जौहरी जी, हमारे डायरेक्टर अमित जी और उपस्थित सभी साथियों, मैं आप सभी की तरफ से विराग जी का अभिनंदन करता हूं और उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। विराग जी का यहाँ आना वास्तव में हमारे सभी बच्चों के लिए, हम सबके लिए एक बड़ा ही सुखद क्षण है, क्योंकि ये अद्भुत व्यक्तित्व है। पहली बार कि सुप्रीम कोर्ट का वकील, वो भी बहुत व्यस्त वकील, कॉलेज के लिए टाइम निकाल रहा, पहली बात तो यही है। कहाँ कोर्ट कचहरी में होना चाहिए, क्लाइंट से मिलना चाहिए, लाखों की बात होनी चाहिए, जहां पर हियरिंग का मिलता है इतना, और ऊपर से गुप्ता है, फिर भी यहाँ मौजूद है। अक्सर पहले जब क्रांति होती थी तो बेरोजगार छात्र रोड पर निकलते थे, लेकिन उनकी सहायता के लिए अगर कोई निकलता था तो पीछे से पत्रकार और वकील निकलते थे, लेकिन वो दौर बदल चुका। इस बदले दौर में भी एक क्रांति के प्रतीक है विराग जी, और क्रांतिकारी ये शुरू से ही रहे। इन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ये IAS बने, और उस साल इंटरव्यू में इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। आज अगर ये होते तो केंद्र में कहीं सचिव होते या कुछ होते। जब ये IAS बन गए तो इनको लगा मैं इसके लिए बना नहीं, मुझे कुछ और करना है। और गुप्ता जी का बेटा जो है IAS बन गया था। कितने लोग माल पानी लेकर दौड़ पड़े थे गुप्ता जी के यहाँ कि भाई वो शादी हम तो इतना देंगे, हम उतना देंगे। शादी तय भी हो गई, और जिससे तय हुई उससे इन्होंने कहा कि मैं IAS ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, अगर मेरे साथ आना है तो आओ। वो भी गजब की क्रांतिकारी थी। बोले हमने तो चुन ही लिया है, अब आप जो करो मैं रहूंगी आपके साथ। इसके बाद में इन्होंने वकालत शुरू की, और मेधावी छात्र थे ही, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में लीगल एडवाइजर रहे, बहुत मोटी तनख्वाह इन्होंने ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए, धुआंधार, पहले जैसे स्नातक ओवर में
जयसूर्या और कालू बितरौड़ा मार देते थे सारे रन। तो इन्होंने शुरुआती ओवर में, तो शुरू के 10 ओवर में इन्होंने जो पीटना था पीट दिया। इसके बाद में फिर सामाजिक कार्यों की तरफ इन्होंने रुख किया, जो कि जीवन की सार्थकता ढूंढने के लिए इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी। वह सार्थकता उसका निर्वहन करने के लिए वक्त आ चुका था। तो इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई, एक ट्रस्ट बनाया सीएससी, और देश के उन वंचितों के लिए कानूनी सहायता का इन्होंने प्रावधान किया, जो जिनके पास मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं। ये संस्था उनके लिए काम करेगी जो 3 लाख लोग जेल में बंद हैं, जिनकी सजा अगर होती तो 6 महीने, 7 महीने या साल भर की होती, लेकिन वो 3-3, 4-4, 5-5 साल से जेलों में बंद हैं, क्योंकि उनके लिए कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा है। तो पूरे देश में वकीलों का एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं और उसके दिशा में कदम बढ़ा भी चुके हैं। संस्था अच्छा काम कर रही है। कोरोना काल में इन्होंने फर्जी तौर पर दर्ज हुए देश के 6 लाख मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे थे, उनको रद्द करवाया। ये तो एक पक्ष था वकील का, ऐसे नहीं आईएएस की नौकरी छोड़ी थी। बीच का लेखक जोर मार गया, पत्रकार भी जोर मार गया। तो देश के 18 बड़े हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के अखबारों में इनके रेगुलर लेख छपते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इनका लेख न छपता हो। 1-2 लेख कैसे छपते हैं मुझसे बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं वहां अंदर रहा हूं, उसी कॉकपिट से आया हूं। लोग हाथ पैर जोड़ते हैं संपादक जी के, उनके जो है बदसूरत बेटे को बहुत खूबसूरत बताते हैं, उनके घर मिठाई लेकर जाते हैं, तब लेख छपते हैं रेगुलर। ये मना करते हैं कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे आज। अरे सर प्लीज दे दीजिए, मैं पेज रोक कर बैठा हूं, क्योंकि ये कोई भी सब्जेक्ट हुआ, कोई घटना हुई, तात्कालिक जो त्वरित प्रक्रिया होती है वो कुछ घंटे में करके भेज देते हैं। दिन भर रिसर्च करते हैं। इनकी लाइब्रेरी आप देखेंगे, किताबें देखेंगे, 2 आदमी खाली अखबारों की कटिंग करने के लिए बैठा हुआ है वहां पर, इतना पढ़ते हैं। तो ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा, हमारे मित्र भी हैं, तो हमारे परिजन हैं। मैं अभिनंदन करते हुए विराग जी को बुलाता हूं। यह मंच अब आपका है विराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय डीजी साहब, मीडिया और लॉ डिवीजन के डायरेक्टर साहब, मेरे मित्र विकास जी और यहाँ उपस्थित सभी छात्र। विकास मिश्रा जी सामान्यतः सच बोलते हैं मेरे बारे में, उन्होंने बहुत सारी जो तारीफ की, हो सकता गलत हो, इसलिए उनको पूरी तरह से सच मत मानिएगा। आज हमारा जो विषय है वो विषय है एआई, और एआई हम सबको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम मोबाइल में हैं तो हम सब लोग एआई से ही संचालित हैं। तो मीडिया और लॉ में एआई से क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन बातों को करने से पहले मैं यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया हूं तो उसमें से आप लोगों में से जो इच्छुक बच्चे होंगे, जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होगी, तो उनको मैं अलग अलग तरीके से इंटर्नशिप के मौके भी दूंगा, और वो इंटर्नशिप में आपको काम करने का मौका मिलेगा, काम सीखने का मौका मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसमें उस काम करने के दौरान आपको मानदेय भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एआई पे तो आप जो सुनना चाहते हैं उसका कोई हो सकता है महत्व नहीं हो, क्योंकि एआई क्या है आप एआई से पूछेंगे तो एआई आपको बता देगा। तो मैं वो नहीं बताना चाहूंगा जो एआई आपको बता दे, मैं वो बताना चाहूंगा जो एआई आपको नहीं बता सकता है। तो 3 दिन पहले मैंने इंडिया टुडे के लिए एक एक्सप्लेनर लिखा, तो मैंने एक वकील दोस्त से पूछा, प्रोफेसर से, मैंने कहा कि ये लेख एआई लिख सकता है क्या, और अगर लेख लिख सकता है तो मैं बेकार हूं। तो आने वाले समय में जिन लोगों को भी नौकरी काम धाम करना है, तो उन्हें ये देखना है, नंबर 1 कि क्या उनका जीवन एआई के बगैर चल जाएगा, दूसरा क्या वो एआई की गलतियों को पकड़ पाएंगे, और तीसरा एआई के इस्तेमाल के बाद क्या वो बगैर एआई के भी चल पाएंगे। तो अगर ये 3 उनके मापदंड उनके सही निकलते हैं, और अगर हम सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट हैं, तो मैं अपनी बात चालू करूं उसके पहले मैं 3-4 बच्चों से पूछना चाहता हूं कि मुझसे वो एआई के, क्योंकि एआई एक महासागर है,
तो उस महासागर के मैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या प्रशांत महासागर में या नहर में कहां पर जाऊं, तो अगर कुछ 2-4 बच्चों के मन में सुझाव हो तो मुझे खड़े होकर बताएं, तो सो दैट कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा। कोई भी बच्चा अगर कुछ बोलना चाहे, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो जिस विषय पे मैं आगे बढ़ूं। जी सर, जैसे हम मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और जी। इस समय बहुत सारे जो एंकर्स हैं मीडिया में, एआई एंकर्स, वो भी हमें दिख रहे हैं इस समय। तो एआई की भूमिका मीडिया में वो हमारे काम को कितना प्रभावित करेगा? और ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम के बाद या बहुत ही कम समय में मीडिया पर एआई इतना हावी हो जाएगा कि हम लोगों को वहां पर स्पेस ही नहीं मिलेगा, स्थान ही नहीं मिलेगा? देखिए, आपके सवाल के जवाब के लिए मैं बचपन की अपनी एक घटना सुनाता हूँ। तो जब मैं कक्षा 9 में था, तो उस जमाने में उस समय कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और हमारे यहाँ तो कोई बहुत बड़े अखबार भी नहीं आते थे। तो एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन हुआ था ताज स्पोर्ट्सिंग क्लब का, और उसमें उन्होंने 100 सवाल दिए थे। 1 हफ्ते का समय दिया था और 1000 रुपए का इनाम दिया था, और बोला था कि 100 सवाल हैं, जो जब से ज्यादा जवाब देगा उसको 3 इनाम देने थे, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। और लाइब्रेरी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। 1 हफ्ते में हमने ढूंढ के किताबों से, और उस जमाने में जैसे उसमें एक सवाल था कि पेले का पूरा नाम क्या है। पेले जो फुटबॉल का प्लेयर था, उसका पूरा नाम क्या है। तो एक आध ऐसे इस तरह के सवाल बता रहा हूं। अगर वो सवाल 100 सवाल आज किसी को पूछे जाएं तो 3-4 मिनट में सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। लेकिन हमको 100 सवालों के जवाब के लिए 1 हफ्ते भटकना पड़ा। तो उसके बाद फिर उसी तरह के 3 और कंपटीशन हुए, और तीनों कंपटीशन मैंने जीता। लेकिन उस कंपटीशन में जीतने के लिए हम लाइब्रेरी गए, किताब गए, पुराने अखबारों को लाइब्रेरी में जाके 3 महीने पुराने अखबारों को पढ़ा, और फिर उसमें हम वहां पर आकर के हमने उसमें अपने जवाब दिए। और 100 में 100 सवाल के जवाब नहीं दे पाए, कुछ लगभग 78 सवालों के जवाब के बेसिस पे हमको फर्स्ट प्राइज मिला। तो जो ये लर्निंग की प्रक्रिया है, तो ये लर्निंग की प्रक्रिया जैसे हमारी मसल बिल्डिंग होती है, रोजाना हम जिम जाते हैं तो हमारी लर्निंग होती है, इसी तरीके से हम एआई के बगैर, कंप्यूटर के बगैर, इंटरनेट के बगैर जब पढ़ते हैं, तो जब आप मीडिया में एआई की बात करते हैं, तो मीडिया में एआई का इस्तेमाल कई तरीके से हो सकता है, हो रहा है। जैसे सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसमें मीडिया के में इस्तेमाल किया उन्होंने, कि जो वीडियोस बनते हैं उनका 3D किस तरह से डिटेक्शन हो सकता है। आज मीडिया में फैक्ट चेक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे नहीं मालूम है कि अभी के कोर्स में निबंध आते हैं कि नहीं आते हैं। हमारे जमाने में एक निबंध आता था कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। विज्ञान एक अच्छा सेवक है लेकिन खराब स्वामी। तो क्या एआई हमारा स्वामी है या एआई हमारा सेवक है, और हम उस सेवक को कब स्वामी बना लेंगे तो उससे हमारी दिक्कतें सही खराब हो रही हैं। तो जो भी लोग मीडिया में या लॉ में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अंदर सिर्फ 2 चीजों को समझना चाहिए। पहला, उनके मन में सवाल कितने पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो उपनिषद की परंपरा है, और उपनिषद की परंपरा है, उस उपनिषद की परंपरा में सवाल पूछने को, क्योंकि सवालों से ही जवाब मिलते हैं, ये पहला है। और दूसरा कि अगर आपके हाथ से मोबाइल, इंटरनेट, एआई हटा दिया जाए तो उसके बगैर आपका व्यक्तित्व कितना है। क्या आपका व्यक्तित्व सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल और एआई बेस्ड है? इसके आधार पर आपकी सफलता निर्धारित होगी। तो कितने लोग समझते हैं कि एआई कब आया? मुझे बताएं जरा, एआई आपको कब लगता है, कब आया होगा एआई? सर 2020 के बाद। अब अगर आप देखें तो आप जब एआई में जाएंगे, यहाँ पर है नहीं, वरना मैं एक प्रेजेंटेशन देता, एक मेरे पास है एक स्लाइड, उसमें बताता आपको उसमें कि एआई की यात्रा अगर हो तो मैं एक, मेरे पास एक है तो उसमें से मैं दिखा सकता हूँ। तो करवाओ बेटा, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहीं से पता चलेगा कि हम किस तरीके से, ये शौर्य मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसको कंप्यूटर में लगवाओ जरा।
मैं इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, पर विश्वविद्यालय का नाम अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और हमारे यहाँ का वहां का ध्येय वाक्य है, जितनी शाखा उतने वृक्ष। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूं कि यहाँ पर जितने छात्र बैठे हैं, मैं उन सभी छात्रों में एक वृक्ष की संभावना देखता हूं। तो अब अगर मेरे यहाँ पे आधा घंटे 1 घंटे लेक्चर के बाद, बातचीत करने के बाद, अगर मैं यहाँ पे 2-3 पौधे पेड़ अगर की भूमिका बना सकूंगा, तो मैं समझूंगा कि मेरी शिक्षा यात्रा और आज यहाँ पर आना सफल हुआ। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि एआई कब बना, क्योंकि यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं उन सभी लोगों को लगता है कि एआई 2020 के बाद बना, और यहीं से उस फ्रॉड की शुरुआत होती है। क्योंकि अभी पिछले साल मार्च 2024 में अमेरिका की एक संस्था है, जैसे अपने यहाँ सेबी है, तो वहां की एक संस्था है एसईसी। तो एसईसी ने वहां पे एक कंपनी है डेल्फिया एडवर्टाइजर्स, तो डेल्फिया एडवर्टाइजर्स के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई किया। और कार्रवाई इस बात के लिए किया कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ये प्रोडक्ट को दे रहे हैं। तो हम एआई के नाम से किस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, और हम किस तरह से समझते हैं कि एआई बेसिकली हमारे दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है कि 2022 में पहली बार चैट जीपीटी आया, तो हम चैट जीपीटी से हमने ये माना कि एआई की शुरुआत हुई। लेकिन एआई की शुरुआत उसके पहले हो गई थी, जब एक कंप्यूटर ने एक शतरंज के चैंपियन को हराया था। एआई की शुरुआत उस समय हो चुकी थी। तो एआई की शुरुआत 1943 से हो चुकी थी। एआई की शुरुआत तब हो चुकी थी जब इंडस्ट्रियल रोबोट आया था जो सारे काम कर सकता था। एआई की शुरुआत तब हो चुकी थी जबकि डोमेस्टिक रोबोट आया था। एआई की शुरुआत तब हो चुकी थी जब हमारा आईफोन आया था, जब हमारा सुपर कंप्यूटर आया था। तो एआई क्या है, उसके लिए हमको एआई के उन 4 खंभों को समझना पड़ेगा कि वो एआई के 4 खंभे क्या हैं। तो एआई के जो हमारे 4 खंभे हैं, तो एआई का एक खंभा है हमारा मशीन। उस मशीन को आप कंप्यूटर मान सकते हैं, मोबाइल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा खंभा है हमारा सॉफ्टवेयर। तीसरा खंभा है हमारा मशीन लर्निंग। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण खंभा है, वो खंभा है डेटा। तो हमारे पास जितना ज्यादा डेटा है, जैसे इस कमरे में इतने लोग बैठे हैं, और अगर इनका डेटा मेरे पास आ जाए कि किसकी क्या बैकग्राउंड है, किसको क्या समझना है, और उसके हिसाब से मैं बोलूं, तो इसका मतलब कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मेरे पास आपके मोबाइल का भी डेटा मिल जाए, आपकी गूगल सर्च का भी डेटा मिल जाए, आप क्या खाते पीते हैं उसका भी डेटा मिल जाए, आप क्या खर्चा कर रहे हैं उसका भी डेटा मिल जाए, तो यहां पर आकर मीडिया और लॉ दोनों मिलते हैं। लॉ इसलिए मिलता है कि मशीन कैसे काम करेगी, उसके कानून क्या हैं। डेटा आप कैसे इकट्ठा करेंगे, डेटा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो जब पहली बार वाहन बना, स्कूटर बना, कार बनी, तो क्या क्या कानून बने होंगे, मुझे कोई बता सकता है लॉ के स्टूडेंट? एक जब गाड़ी बनी होगी तो कितने कानून बने होंगे? अगर कोई बताएगा तो मैं लंबे समय तक बोलूंगा, वरना 15 मिनट खत्म कर दूंगा। बताओ। मैं लॉ की तो नहीं हूँ, बट मैं पत्रकारिता की हूँ। सर, मुझे लगता है गति के लिए बने होंगे कानून, और रोड एक्सीडेंट्स के लिए बने होंगे, और वाहन चालकों के लिए भी बने होंगे, और जो टोल टैक्स होता है उसके लिए भी बने होंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति जब मैं बताऊंगा तो बहुत जल्दी बताने लगेंगे। हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। सबसे पहले आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, आपको लाइसेंस चाहिए। आप गाड़ी खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन का चाहिए। आपको गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट चाहिए, आपको सड़क इस्तेमाल करने के लिए रोड टैक्स पे करना है। इसी तरीके से एआई के लिए मशीन कैसे काम करेगी, तो सबसे पहले
हमारे यहाँ पे 3 तरह के कानून हैं लॉ के स्टूडेंट। आईपीआर कितने लोग जानते हैं बताओ? आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत में आईपीआर के कितने तरह के कानून हैं? कॉपीराइट लॉ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। हाँ, तो 3 तरह के कानून हैं। तो सब ये देखिए आप लोगों के सामने ये है, मुझे आप लोगों के सामने दिख रहा है? यस सर। बड़ा भी हो सकता है। उसको बड़ा कर दीजिए इस तरह। आप तो मुझे लग रहा है कि हम अगर इस चार्ट को ही पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम एआई की दुनिया में हम कितने इग्नोरेंट हैं, और अपनी अज्ञानता को जानने के बाद ही हमारी ज्ञान की यात्रा शुरू हो सकती है। तो 1943 देश की आजादी के पहले, और 1943 में क्या हो रहा था कोई बता सकता है? हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है? क्या था? विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा? तृतीय विश्व युद्ध। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये इन्होंने 3 बार इंटरेक्शन किया है, तो इनको बेस्ट ऑडियंस अवार्ड दीजिएगा इनको। तो 1943 में उस समय जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का। वहां से हमारे एआई की बुनियाद पड़ी। बुनियाद हो सकता है और पहले भी पड़ गई हो। उसके बाद 1950 में एक ब्रिटिश गणितज्ञ था, तो उसने जो है एक टेस्ट किया मशीन की इंटेलिजेंस के लिए। ये 1950 की बात है। फिर 1956 में हिंदुस्तान में क्या हुआ था? 2 घटनाएं कोई बता सकता है? 1956 में 2 बड़ी बातें हुई थी। आज हम जिन राज्यों में रहते हैं तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस जमाने में, और उसी समय 1955 और 1956 के समय में हिंदू कोड बिल बना था। जिन कानूनों पे हम चलते हैं, ये कानून के विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। जब हम वक्त पे चर्चा करते हैं तो हमारे पर्सनल लॉज कब और कैसे बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, उन चीजों को। तो 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उद्गम हुआ 1956 में। फिर 1961 में जनरल मोटर्स, जीएम जिसे बोलते हैं, उन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया। तो रोबोट जब काम करता है तो वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे तो काम करता है। वो एक इंसान है जो अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तभी से हो गई। उसका 1964 में एक फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम की शुरुआत हुई, क्योंकि जो अभी हमारे जो एआई है वो एलएलएम पे डिपेंडेंट है। तो एलएलएम की शुरुआत हमारी हुई 1964 में। 1964 का और क्या महत्व है किसी को पता है? देश के पहले प्रधानमंत्री से किसी को अंदाजा क्या था? उनकी मृत्यु हुई। फिर 1966 में, तो 1966 में एक जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट की उस समय शुरुआत हुई। फिर 1997 में आईबीएम कंपनी ने सुपर कंप्यूटर का उसको उन्होंने बनाया था, जिसने कि वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया था 1997 में। उसके बाद साल 2002 में तो आई रोबोट बना साल 2002 में। फिर 2011 में आईबीएम ने एक ऐसी मशीन बनाई जो सवालों के जवाब दे सकती थी, और उसमें क्विज मास्टर का, जो विश्व चैंपियन क्विज मास्टर का, तो उसको हराया था, जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर 2014 में, तो 2014 में कंप्यूटर प्रोग्राम बना जो कि ट्यूरिंग टेस्ट जिसने पास किया था, वो ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो आम आदमी नहीं पास कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि नीट जेई है या आपका क्लैट एग्जाम है, और क्लैट एग्जाम का पेपर आप उसमें नहीं पास कर पाते हैं, और अगर कोई कंप्यूटर पास कर लेता है, इसका मतलब उसके पास इंटेलिजेंस तो है ना। उसके बाद 2016 में डीप माइंड का एक प्रोग्राम आया, और जिसने कि वर्ल्ड जो चैंपियन को 5 गेम में हराया। और 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाया,
जिसको हम गलतफहमी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मानते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि पहले नंबर पर हम इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि हमें जो सिस्टम बता रहा है कि इस चीज की शुरुआत यहां हुई, तो इतिहास में हमको जानने की जरूरत है, क्योंकि अब यहां से कानून और मीडिया दोनों के लिए एक सबक है कि जब भी कोई प्रश्न आपके पास आए तो आपको ये देखना है कि इसका पुराना क्या प्रेसिडेंट है। तो जब आपके पास कोई मैटर आता है तो आपको देखना है कि लॉ में इसके प्रोविजंस क्या हैं, आपको देखना सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट्स क्या हैं, क्योंकि वो प्रश्न पहली बार आपके पास नहीं आया। इसी तरह से जब मीडिया में कोई बात आती है, तो जैसे वक्त पे जैसे आया अभी 2 बजे उसमें बहस होगी, तो मैं जब आ रहा था रास्ते में तो एनडीटीवी में मेरी उसमें बात हुई, मैंने मना भी किया पर उन्होंने बोला, तो एनडीटीवी में मैंने 3-4 मिनट में सारी बातें बताई। तो जब आप वक्त पे बात कर रहे हैं तो आपको पुरानी प्रक्रिया को पता करने की जरूरत है, कितने पीछे जा सकते हैं। क्या हम 1973 केशवानंद भारती मामले तक जा सकते हैं? क्या हम उसके पहले संविधान सभा की बहस में जा सकते हैं? क्या हम उसके पहले कहां तक जा सकते हैं? लॉ के स्टूडेंट्स किस तरह बैठे हैं लॉ में? हाथ उठाएं। लॉ वाले कितने लोग हैं? लॉ वाले अकेले एक ही दिख रहा है। नहीं, बट हाथ नहीं उठा रहे। हाथ उठाना चाहिए ना, क्या एआई के इस्तेमाल से हाथ उठेंगे? तो मुझे ये बताओ कि लॉ की शुरुआत आधुनिक दुनिया में कब से मानी जा सकती है? कैन एनीबॉडी आंसर? अच्छा, कौन बता सकता है कि इस समय कितने एआई के प्लेटफॉर्म हैं? ये तो बता सकते हो ना। इधर तरफ से मैं चाहता हूं, दक्षिण पंथ चाहता हूं, दक्षिण पंथ थोड़ा प्रभावी रहे। इस समय एआई के कितने प्लेटफॉर्म हैं? तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हर कंपनी ने अपना एक एआई का प्लेटफॉर्म बनाया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, जिसको अब हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो गूगल ने बनाया है जेमिनी, उसके कई वर्जन आ चुके हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मेटा। तो मेटा के पास कौन कौन से 3 प्लेटफॉर्म है बताओ कोई? इसका मतलब सबका सोशल मीडिया में इंटरेक्शन अच्छा है। तो मेटा ने बनाया है मेटा एआई। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट है और एज्यूरे है। फिर एप्पल का है एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी है उनका। फिर अमेजन का, तो अमेजन का अमेजन एआई है, फिर उनका एलेक्सा है। चाइना का डीप सीक है। ट्विटर एक्स का कौन है बताओ? एक्स का पीछे से आवाज आई, ग्रोक। फिर सबसे बड़ा जो है ओपन एआई है, वो चैट जीपीटी है। और इंडिया में कौन सा है, कोई बता सकता है? किसने बनाया है? उसकी कंपनी का नाम क्या है? 50 नंबर, 50% नंबर मिले, 50% और बताओ। ओला। और उसका नाम क्या है एआई का? करेक्ट, हाँ, सेकंड प्राइज इनको मिलेगा इनको। तो ये सारे प्लेटफॉर्म बने हैं। तो अब हमें, मैं थोड़ा कानून के लिहाज से बात करूंगा, क्योंकि मीडिया के लिहाज से उसी में से बातें आ जाएंगी। एआई का जो पूरा सिस्टम है वो डाटा के इस्तेमाल पर आधारित है। और डेटा के बारे में भारत में क्या कानून है, किसी को पता है? डेटा के बारे में भारत में कोई कानून है? मोबाइल देख के बता सकते हो कोई? सर, एक तो कॉपीराइट एक्ट है। डेटा सुरक्षा पर भारत में क्या कानून है? डेटा सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई बता सकता है? डेटा की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फैसला है,
क्योंकि उससे पुराना फैसला था 1973 का केशवानंद भारती का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बनी थी। तो डेटा की सुरक्षा पर फैसला 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मत से दिया था। तो केशवानंद भारती का फैसला था 13 जजों की बेंच ने 7 और 6 के बहुमत से। तो 2017 में फैसला आया, उसके अनुसार संसद ने कानून बनाया 2023 में, डेटा सुरक्षा कानून, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है और उसके नियम बनने बाकी हैं। इंटरनेट के लिए भारत में कौन सा कानून है? इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए लॉ वाले, लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट कोई है यहां पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट है जो इंटरनेट के लिए है। तो मैं इसमें आप लोगों को 2-3 दिलचस्प बातें बताता हूं इस यात्रा में, जिससे आपको मेरे अनुभव से पता चले कि दुनिया में जो ये इंटरनेट कंपनियां हैं, इन्हें इंटरमीडियरी बोलते हैं। और इंटरमीडियरी का मतलब होता है पोस्टमैन, कि उसकी कोई कानूनी जवाबदेही नहीं होती है। और जो एआई है, तो एआई के आने वाले समय में कानूनी जवाबदेही क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर बगैर वाली गाड़ी को, ड्राइवरलेस गाड़ी की कानूनी जिम्मेदारी क्या हो। तो इंटरमीडियरी की दुनिया में पहली बार कानूनी जवाबदेही हमने भारत में करवाई थी 2013 में। तो 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक याचिका, लगभग 45 हियरिंग हुई, और उसमें आदेश करवाया था जिसके हिसाब से कहा गया था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते अमेरिका के कानून के अनुसार। उसी में एक आदेश यह हुआ था कि इंटरनेट कंपनियों को भारत में डेटा रखना जरूरी है, डेटा लोकलाइजेशन से भारत में रोजगार कैसे होंगे। उसी में यह आदेश हुआ था कि इंटरनेट कंपनियों को भारत में टैक्स पे करना चाहिए, और 2016 में गूगल टैक्स लगा था, और अभी ट्रंप के इस टैरिफ वार की वजह से भारत सरकार ने उस 6% टैक्स को, इक्वलाइजेशन ड्यूटी को हटा दिया है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आई थी, हमने एक रिसर्च दी थी कि गूगल इंडिया 2015 में भारत में बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट हमने देखी, उसके हिसाब से उनकी आमदनी भारत में 4,29,000 करोड़ थी, और टैक्स सिर्फ देते थे 5,000 करोड़ रुपए में। ये प्रश्न है, ये प्रश्न मीडिया के सामने, वकीलों के सामने जब आते हैं, जब आप इनका जवाब ढूंढते हैं, तो हमारा इवोल्यूशन होता है। और इस प्रश्न के जवाब में, जैसे उपनिषद के प्रश्नों के जवाब में हमारी यात्रा रहती है, तो इन प्रश्नों के जवाब में मानवता का भविष्य है कि अगर कोई कंपनी 4,29,000 करोड़ रुपए कमाने के बाद सिर्फ 5,000 करोड़ में टैक्स दे रही है, तो वो कंपनी अपने वकीलों पे ज्यादा खर्चा करती है, वो कंपनी अपने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्ची है, वो कंपनी अपने R&D पे ज्यादा खर्चा करती है, उस कंपनी अपने CEO को हजारों करोड़ रुपए देती है। लेकिन जिस देश का डेटा इस्तेमाल करती है, वहां पे जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे जो दूसरे लोग हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनको आप सिर्फ 10,000, 12,000, 15,000 रुपए देते हैं। तो यहां से विकसित, विकासशील और अविकसित का फर्क चालू होता है। तो टेक्नोलॉजी और AI के बाद क्या हम आर्थिक तौर पर सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम बौद्धिक दृष्टि से हीन होने के बाद अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर सरवाइव कर पाएंगे? क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया से बनने वाली संसद, टेक्नोलॉजी जहां पर आईफोन के 1 दर्जन से ज्यादा मॉडल आ गए हों, AI के 4 से ज्यादा मॉडल आ गए हों, और जहां पर भारत में एक कानून बनने में 10 साल लग जाते हों, तो क्या आप कानून से टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाएंगे? क्या 2 दुनिया रहेंगी जिसमें एक आदमी जो गाड़ी चला रहा है उसको सारे नियम का पालन करना, और एक गाड़ी जिसमें ड्राइवर नहीं है उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होंगे? तो जब 2 दुनिया रहेंगी, तो उस 2 दुनिया में क्या संविधान की अनुच्छेद 14 की समानता रह पाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ओरिजिनल इंटेलिजेंस अगर खत्म हो गई,
तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वामी कौन रहेगा? तो इनमें से अगर हम कुछ सवालों को ढूंढ सकें तो हम चाहे मीडिया में जाएं, चाहे हम लॉ में जाएं, चाहे हम पढ़ाने में जाएं या अपना व्यापार करें, तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम अगर सिर्फ एआई के ही हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हमें कदम कदम पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई किसी और प्रश्न कोई अगर वो हो तो शिक्षकगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर हो तो मैं उसमें फिर आगे और बात कर सकता हूं। साइबर क्राइम कितने लोग जानते हैं? एनसीआरबी का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनसीआरबी, मैं चाहता हूं कोई मोबाइल देख के बता दे, कम से कम एआई से पूछ के बता दे। हाँ, करेक्ट। तो एनसीआरबी सारे अपराधों का ब्यौरा रखती है और एनसीआरबी में आप लोग रिसर्च करिएगा कि हर साल कितने साइबर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक साइबर क्राइम की एक हेल्पलाइन है 1930। तो 1930 रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय के साथ काम करती है। उसमें कितने साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं? तो एनसीआरबी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सालाना साइबर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं और 1930 में लगभग 3 साल में 31 लाख मामले रिपोर्ट हुए। लेकिन एक और भी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया है कि जितनी कंपनियां हैं तो जो हमारा आईटी इंटरमीडिएट रूल है उसके हिसाब से उनको हर महीने एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसमें वो अपने बताते हैं कि उन्होंने कितने एक्शन लिए। और फेसबुक, गूगल, ट्विटर, अमेजन और उनके अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो कई हजार करोड़ क्राइम, गैर कानूनी अकाउंट्स, आपत्तिजनक अकाउंट्स, नग्नता, हिंसा, अश्लीलता, ड्रग्स को बढ़ाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं जो रिकॉर्ड में है। तो हमारे देश में रोजाना 10 करोड़ साइबर क्राइम होते हैं, लेकिन हम उनको क्राइम नहीं मानते हैं। और आने वाले समय में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग वेबसाइट बना सकते हैं, जो लोग साइबर क्राइम से निपटने का उनके पास कोई तौर तरीका हो, कोई ऐप बना सकता हो, कोई लिखने पढ़ने में, रिसर्च में सहयोग कर सकता हो, या जेलों में जाकर के कोई कैदियों से बात कर सकता हो, तो किसी के पास किसी तरह की कोई एबिलिटी हो तो अपने संस्थान के माध्यम से आप मुझे सूचित करिएगा, तो मैं उन लोगों को अपने यहाँ पे पेड इंटर्नशिप के लिए कंसीडर करूंगा। मैं अपना विराम देता हूं। थैंक यू। और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी सवाल। जी सर, जैसे आपने साइबर मतलब सोशल मीडिया के कानूनों की बात की, लेकिन इस समय भी हमारे देश में व्यवस्थित रूप से ऐसे कानून अभी तक नहीं आ पाए हैं जो ओवरऑल इनको मतलब हैंडल कर सके। तो ये कब तक आने की संभावना है? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब में मानवता का भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, कैसे टिका हुआ है? जैसे जो मैंने बोला, इंटरनेट कंपनियों को कानून की भाषा में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी। क्या बोला था? इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी एक ऐसा पोस्टमैन है जो विकास जी फेसबुक पोस्ट लिखते हैं और वो मेरे तक पहुंचा देता है। तो अब अगर विकास जी इंटरमीडियरी में कोई पोस्ट लिखते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो फेसबुक को दोषी नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर वो इंटरमीडियरी पोस्टमैन बनने की बजाय सबसे बड़ा जमींदार बन जाए और वो सारा डेटा इकट्ठा करके
और अपना एक दूसरा धंधा चालू कर दे कि विकास जी ने जो फेसबुक पोस्ट में लिखा है उसके बेसिस पे अपना एक दूसरा धंधा चालू करके देखे कि अच्छा विकास जी को पिक्चर जाना है, इनको सिनेमा हॉल के लिए मैं टिकट दिलवा दूं, फिर टिकट दिलवाने के लिए एक और अपना ऐप चालू कर दे, उसके बाद फिर वहां पे जो खाने पीने का सामान उसका अपना अलग चालू कर दे, अब ये सब सारा कारोबार चालू कर दे। तो टेक कंपनियों की जो आमदनी है वो डेटा के इस्तेमाल पर आधारित है और जो एआई है वो डेटा के इस्तेमाल पर आधारित है। लेकिन टेक कंपनियां भारत जैसे देश का 2 तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए भारत इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। पहला कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, 145 करोड़ के आसपास, तो उनके पास 145 करोड़ लोगों का डेटा है। दूसरे नंबर पर हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी हैं, तो वो हमारे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन उनको डेटा के इस्तेमाल, प्रयोग, प्रोसेसिंग के लिए किसी प्रकार के कानून का सामना नहीं करना पड़ता है और डेटा के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। और डेटा जो आधुनिक समय का पेट्रोल है वो उनके लिए फ्री में उपलब्ध है। तो उसकी वजह से 3 बड़े परिणाम हैं। पहला कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन हम डिजिटल उपनिवेशवाद के चंगुल में आ रहे हैं, ये पहला है। दूसरा कि डिजिटल कंपनियां हमारी संसद और हमारी सरकारों से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, उन्होंने पूरे सिस्टम की अर्थव्यवस्था को स्क्वीज कर लिया है, तो उसकी वजह से असमानता बढ़ रही है और बहुत ऐसे बड़े धन कुबेर बढ़ रहे हैं जो कानून और टैक्स के दायरे से बाहर हैं। तो हम एआई के इस्तेमाल से एआई की दुनिया को समझकर एआई की दुनिया के बीच में अपना स्थान बना सकें, वहीं से मीडिया हो या लॉ हो, किसी भी प्रोफेशन में हमारी सफलता का मूल्यांकन होगा। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to call Director sir, Dean sir, and HOD sir, and our chief guest to give the best audience award to Roshni. Please give him a big round of applause. ये एआई नहीं, असली इंटेलिजेंस है। सेकंड वाले को अवार्ड नहीं मिलेगा। आपके विचारों के लिए धन्यवाद सर। आपने जैसे 2 दुनिया का जिक्र किया, हम ऐसी आशा करते हैं कि वो 2 दुनिया का जो पाठ है उसको जल्द ही खत्म किया जाए। Now we would like to call Dr. Amit Rai sir for vote of thanks. So, a wonderful session has come to the end. And after the completion of the session, it is the kind of ritual that we have to give the vote of thanks. But before that, I want to say you something. If I talk about the artificial intelligence, it is nothing but a mimic of behavior. Artificial intelligence कुछ नहीं है, एक human mind का mimic of behavior है. And every day we used to go with that limited artificial intelligence. Whenever you go with the ATM, जब भी आप ATM पे जाते हैं, वहां सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता, लेकिन उस ATM मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति की तरह आपको आपके अकाउंट से मैप करता है, आपको पहचानता है और पहचानने के बाद आपसे पूछता है कि आपको एटीएम से कितने पैसे चाहिए। फिर उन नोट्स को वो आइडेंटिफाई करता है, काउंट करता है और उतने पैसे निकालकर आपको दे देता है। अब इसका प्लस पॉइंट जानिए, अगर उस एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन की जगह कोई इंसान बैठा होता तो वो सर्विसेज केवल आपको सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में मिल सकती थी। उसके बीच में उनका एक लंच आवर भी होता था। लेकिन ऑटोमेटेड टेलर मशीन को दिमाग से इस तरीके से विकसित किया गया कि वो मशीन केवल 9 से 5 बजे तक काम ना करे,
वो 24 आवर काम करे, 365 इंटू 24 इंटू 7। तो AI दिमाग की एक मिमिक ऑफ बिहेवियर है, एक रूपांतरण है एक ह्यूमन ब्रेन का। आपकी ह्यूमन ब्रेन की बात करो तो उस ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे साइटॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, एक्सॉन हिलॉक्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में चली जाएगी जहां पर मीडिया और जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स को या लॉ के स्टूडेंट्स को उन चीजों से कोई मीनिंगफुल इंसाइट नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में AI हर जगह होगा। और दूसरा, EI और OI ये भी दोनों मुख्य रूप से होंगे। तो अगर आप AI पे बेस्ड हैं तो यू वुड बी द यूजर, बट इफ यू आर इक्वली यूजिंग योर EI and OI, this is emotional intelligence and original intelligence, then you would be going to solve the purpose of your whole career. With that word, I would like to thank Virag Gupta ji and Dean of Journalism and Mass Communication, Vikas Mishra ji, for calling such brilliant people for our students. Thank you, sir, for giving us the time from your busy schedule and call it today. Thank you.